So the next reaction of alcohol, that is very important, also used for the formation of ethers, is dehydration of alcohols. First of all, understand the term dehydration. वो एक सोल्यूशन पढ़ा ना अपन लोगों ने, वो जब उल्टी दस्त हो जाए तो पिला दो बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका शॉर्ट फॉर्म? ORS। सुना है ऐसा कुछ? क्या रहता है ORS का फुल फॉर्म? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब पानी पिला दिया उसको मिला के, सॉल्ट मिला के, और उसका उल्टा जब उल्टी दस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है आदमी को? डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा, उल्टी दस्त होने से कोई नहीं मरता है, वो तो बॉडी का खुद का सिस्टम है कि भाई अगर बॉडी में कोई चीज़ ऐसी चली गई जो कि बॉडी को पसंद नहीं आ रही, भाई ये तो कोई काम की चीज़ नहीं, कोई वायरस बैक्टीरिया है और इसको भगाओ, तो भगाने के लिए उसके पास तरीके क्या हैं? 2-3 तरीके हैं। एक तो फ्लूइड बहा के निकाल दो, दूसरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के और वो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो क्या हो जाएगा? उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो ये जो बुखार आता है ना, फीवर आ गया बोले, तो बॉडी का खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है कि वो गर्म करके भगा दो इसको। बोलते हैं ना, गर्म कर दिया, आग लगा दी तो भाग गया। जैसे चूहे घूम रहे हैं तो आग लगा दी अपन ने आजू बाजू, चूहे डर के मारे भाग गए, शेर आ गया तो आग लगा दी, डर के भाग गया। अब वैसे ही जो होता है, अब बॉडी को लगा कि भाई ये जो है अपने काम की चीज़ तो है नहीं और ये इसको निकालो, तो वो क्या हुआ? लूज मोशन शुरू हो गए और वोमिटिंग भी शुरू हो गई। अब उस समय तो भाई सबसे पहला काम है, अच्छा आदमी कभी नहीं मरेगा अगर उसको क्या मिल जाए, उसको आप रिहाइड्रेट करते रहोगे, अस्पताल में भर्ती कर दो, कितना भी होता रहे, आप रिहाइड्रेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर आदमी कमज़ोर हो जाता है या मर जाता है तो उसका मेन रीज़न है डिहाइड्रेशन। उसमें बैक्टीरिया वायरस ने उसको नहीं मारा, उसकी बॉडी ने खुद ही मार दिया उसको। कैसे मार दिया? डिहाइड्रेट करके। समझ गए ना? तो डिहाइड्रेट करने का मतलब होता है कि बॉडी से क्या निकाल दिया? फ्लूइड निकाल दिया। मेन हमारी बॉडी में 70% तो वही है, क्या है? वाटर है, पानी निकाल दिया। तो डिहाइड्रेशन का असल में मतलब है कि वाटर निकाल देना। अब अगर एसिड में से वाटर निकालना है तो एक एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर निकल नहीं सकता, लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहल है तो उसमें एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर निकल सकता है। इवन जब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे थे तो समय था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म भी था उसका। तो मैकेनिज्म क्या था कि एल्कीन्स का हम क्या कर दे रहे थे? हाइड्रोलिसिस। यही कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब उसको उल्टा करना है हमको। क्या करना है भाई? जब एल्कीन्स का हाइड्रोलिसिस किया तो अल्कोहल्स बन गए। अब हम अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? ऑब्वियसली एल्कीन्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने वहाँ पर कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है, दूसरा आपने टेम्परेचर कितना लिया है। अच्छा, जो कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारे, ये नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं हमारे। एक तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, 80% टाइम ये यूज़ होने वाला है, वो है हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कई बार इसका भाई है, बड़ा भाई, डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ओलियम। दैट इज ओलियम। ये ओलियम हो गया। अच्छा, इसका एक ड्राई फॉर्म भी होता है, SO3 गैस इज ड्राई सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली। हालांकि इसका यूज़ अपन अभी नहीं करते, आगे हायर क्लास में अपन कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है वो है H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। इसका भी ड्राई वर्जन हमारे पास है, दैट इज, ये सब गैसियस स्टेट में है, ये सब दीज आर ड्राई एसिड्स। अगर ड्राई एसिड्स बोले तो SO3 है हमारे पास, P2O5 है। अब ये दोनों की एक दिक्कत है कि दोनों होते हैं एसिडिक। अगर कहीं कोई रिएक्शन है जिसमें डिहाइड्रेशन करना है और एसिड के इंट्रोड्यूस कराने से वो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, मतलब हमको एसिड का यूज़ करने से बचना है, तब फिर ये तीसरा वाला आता है जो आपको 2-3%, 5% टाइम्स मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी, और वो है हमारा एल्यूमिना। ये इसके ओर का नाम है एक्चुअली, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ये फॉर्मूला Al2O3 इसलिए होगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी दिस। अच्छा, एल्यूमिना जब यूज़ करेंगे साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हीट। अकेले ऐसे डाल देने से मिला देने से डिहाइड्रेट नहीं करता है। जब भी आप एल्यूमिना के साथ किसी का डिहाइड्रेशन कराओगे तो यू हैव टू डू सम हीटिंग ओवर देयर। इसमें हीटिंग की बहुत ज़रूरत होती नहीं है, इसमें भी हीट डालने से, अब हमने कहा ना कि हीट डालने से कहानी में चेंज आ जाता है, इसमें हमेशा हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर ओलियम डाल दिया तो बिना हीट करे भी काम कर देता है। तो हमको जब किसी रिएक्शन को कंट्रोल करना है कि भाई हमको जो बनाना है वो हमेशा एल्कीन नहीं बनानी है, हमको ईथर बनाना है। अब ईथर कैसे बनेगा, जैसे अभी हमने कहा कि एसिड को जब डिहाइड्रेट करते हैं तो हमेशा 2 एसिड के मॉलिक्यूल से ही एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो जब हम अल्कोहल को सूटेबल कंडीशंस में, मींस ऑप्टिमम हमारा टेम्परेचर होगा और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पर 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे हमारे पास एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से एनहाइड्रेट बन जा रहा था, यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। तो दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर बनाने की 2 ही मेथड बड़ी फेमस है और 2 ही हमको यूज़ होती है। एक तो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और दूसरी जो मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस, वो अपन अभी ईथर में आगे पढ़ेंगे। तो दोनों अपन देखते हैं कि हाउ दीज आर हैपनिंग, हाउ दैट इज हैपनिंग। हमारे पास अल्कोहल है, अब अल्कोहल में हम थोड़ा उसका फॉर्मूला, क्योंकि भाई अगर हमको समझना है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होता है तो हम ROH लिखने से काम चलेगा नहीं, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। सपोज वी आर टेकिंग CH3 CH2 एंड OH। अब ये CH3 को भी हम एक H इसका अलग से लगा देते हैं भाई, चूँकि हमको तो डिहाइड्रेशन करना है, तो कहीं OH तो यहाँ से निकाल लोगे, अब H भी इससे निकाल लोगे तो इससे भी H भी निकाल लिया, OH निकाल लिया, बेचारे कार्बन की तो 2 वैलेंसी गड़बड़ हो गई। भाई जब भी एलिमिनेशन होगा, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी एलिमिनेशन होगा तो हमेशा जो दूसरा पार्ट, एक ग्रुप जो है वो किसी एक कार्बन एटम से निकलेगा, दूसरा जो ग्रुप है वो किसी नेबरिंग कार्बन एटम से निकलेगा। नेबरिंग कार्बन एटम का नंबर क्या हो जाता है, जिससे ग्रुप अटैच होता है उसका नेबरिंग कार्बन एटम क्या कहलाता है, अल्फा। इसलिए इसका नाम जो है, अच्छा ये वाला अल्फा कहलाता है। अरे भाई अल्फा तो ये होगा जिससे कार्बन एटम अटैच्ड है, जिस कार्बन एटम से फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है वो कहलाएगा अल्फा, उसका बाजू वाला कहलाएगा बीटा। हाँ, अगर कार्बन खुद उस फंक्शन ग्रुप का पार्ट है तब फिर वो नेक्स्ट कार्बन एटम उसका अल्फा कहलाएगा। इधर तो बीटा है तो ये अल्फा से तो निकल रही है, पक्का ही है, OH निकलेगा तब तो वाटर निकलेगा। बाजू वाला जो हाइड्रोजन एटम निकलने वाला है वो किससे निकलने वाला है, इस बीटा। इधर भी हो सकता है, अब इधर भी होगा तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। इन दैट वे वी हैव टू फाइंड आउट कि मेजर कौन सा बनेंगे। तो दोनों ही, अगर 2 बीटा हैं तो दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा दैट वी हैव टू सी। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंपल, हमने लिया है यहाँ पर इथेनॉल, उससे डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पर एक ही बीटा है, इसी से निकलने वाला है। इधर से OH जाएगा तो इधर से H जाएगा। क्लियर है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑब्वियसली अभी हमने बात करी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा है कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसके साथ हम यहाँ पर टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं द टेम्परेचर इज टू बी 443 केल्विन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 443 और अबव, इससे कम करोगे तो कहानी थोड़ा दूसरी बता रहे भी। तो 443 केल्विन जब हम टेम्परेचर लेंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ तो दैट एलिमिनेशन। अब ये इनिशिएट कैसे होता होगा, कंसनट्रेट H2SO4 इज गोइंग टू गिव H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव ढूंढेगा कि भाई हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है, कार्बन के पास तो है नहीं, हाइड्रोजन के पास भी नहीं है, एक ही दिखता है उसको, कौन, ऑक्सीजन। ये लोन पेयर लिए बैठा है, भैया हमको दे दो। तो पहले H पॉजिटिव यहाँ अटैच होगा और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और H2O हमारा निकल गया। तो हमको सारे मैकेनिज्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी मैकेनिज्म इसका डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स की। तो यहाँ से OH निकलने वाला और यहाँ से H निकलने वाला है यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड दैट टेम्परेचर। अब H2 निकल गया तो दोनों बच गए, अब CH2 बेचारे की वैलेंसी तो हुई नहीं दोनों के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, इसके पास तो है नहीं। दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स एंड दैट वे वी आर लाइकली टू गेट, क्या बन जाएगा,
क्या बन गया? एल्कीन बन गया। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन वाला एल्कीन का नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो गया इथीन। या एक और नाम दूसरा, कोई और दूसरा नाम है इसका इथीन के इसके अलावा? सम अदर नेम ऑफ, जैसे C2H2 होता है उसका नाम हमारा होता है C2H2, सुना है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 1H इज प्रेजेंट इन बोथ द हाइड्रोजन एटम्स। हाँ, इथाइन इज द IUPAC नेम। बायोलॉजी वालों को तो उसका दूसरा नाम भी मालूम होगा। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? भाई फ्रूट्स पकते हैं फलों में, कैसे पकते हैं? अपन ने खूब उनको कहानियाँ सुना दी और टपक गया। बोले भैया क्यों? बोले पक गया हूँ। ऐसे ही वाला है क्या? है तो मतलब अगर फ्रूट पकाना है तो रोज़ सुबह जाके वहाँ कहानियाँ सुनाओ तो एक आध दिन तो गिरेगा ही। ऐसे ही गिरता है क्या? कौन सी गैस होती है? और अगर मान लो हमने कच्चा फ्रूट तोड़ लिया और घर में पकाना है, जो बोलते हैं ना कि केमिकल वाला केला और केमिकल वाले आम आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके अंदर केमिकल लगा दे रहे हैं क्या? वो कुछ गैस है जिसकी वजह से पकते हैं। वो नेचुरली प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट्स में। और अगर नेचुरली नहीं पके हैं तो हमने वो गैस के एनवायरनमेंट में उसको रख दिया तो पक गए। कौन सी गैस होती है वैसे? बायोलॉजी वाले बैठे हैं ना, एसिटिलीन सुना है? नहीं सुना? एसिटिलीन गैस का नाम ही नहीं सुना। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? पिछले साल ही बताया होगा, दैट इज एसिटिलीन। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन तो नहीं है, इसका नाम क्या है? इथाइलीन। ये इथाइलीन है, वो एसिटिलीन अलग थी, इसलिए हमने याद दिला दिया कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वाली है इथाइलीन। और द IUPAC नेम फॉर दिस इज इथीन। पढ़ा ना इथीन और इथाइन, ठीक है। तो अब द सेम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस अंडर वेरी कंट्रोल्ड टेम्परेचर। कंट्रोल्ड मीन्स हमको टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करना है। सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 वी आर टेकिंग ओवर हियर, but the temperature is maintained exactly 413 Kelvin. That is very important to note. कितना टेम्परेचर अपन ने मेंटेन किया है? 413। एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिख देते, पता नहीं चलेगा भाई कि एक ही मॉलिक्यूल से तो वाटर निकलने वाला नहीं है अब। सो बेटर टू राइट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। एक तो हमारा ये हो गया, नीचे वाला हम रब कर देते हैं। One more molecule of that alcohol is taken over here, that is CH2CH3 and CH2OH। अब जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने वाला है वो निकलने वाला है आउट ऑफ 2 OH ग्रुप्स। अब भाई इस कार्बन की वैलेंसी कम करके चले गए, इधर का भी H ले गए, ऑक्सीजन यहाँ इम्बैलेंस हो गया। अब कहानी क्या है? ये जो लिंकेज बनने वाली है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O, दैट कार्बन एंड दैट कार्बन इज गोइंग टू कंबाइंड ओवर हियर। क्या बन जाएगा हमारे पास? दैट इज CH3 CH2, बीच में अब क्या आ गया यहाँ पर? O, एंड व्हाट इज ओवर हियर? CH2 एंड CH3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ, बीच में O आ गया तो किसका फॉर्मूला हो गया? ईथर। सबसे कम रिएक्टिव कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है ईथर। इवन जब सबसे पहले बात हुई कि भाई जो हमारा स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कुछ तो प्रेजेंट होगा, उस समय ये नहीं मालूम था कि सारा खाली पड़ा हुआ है, तो उसको ईथर मीडियम बोल देते थे। ईथर मतलब नॉन रिएक्टिव। तो ये ईथर भी बड़े कम रिएक्टिव होते हैं, एज अ सॉल्वेंट बहुत यूज़ होते हैं। और अभी बड़ा फिल्मों सीरियल्स में आता है ना कि भाई बेहोश करने के लिए हमने यूज़ कर लिया क्लोरोफॉर्म। आजकल सच में किसका यूज़ होता है मालूम है? बेहोश करने के लिए आजकल तो इंजेक्शन लगा देते हैं। कहाँ पर लगाते हैं मालूम है? बैकबोन में। अलग अलग पॉइंट्स हैं सारे, ये पूरी जो यहाँ से नर्व सेल्स हैं वो वहीं से गई हुई हैं। सारी नर्व की लाइंस जो हैं वो हमारे किससे गई हुई हैं? बैकबोन से। तो उसके पर्टिकुलर पार्ट है, कौन किसको कंट्रोल करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे कितना आपका बॉडी वेट है, कितनी देर तक आपको बेहोश करना है, वो सारा कैलकुलेशन करके आजकल ईथर को ही इंजेक्ट कराते हैं। और वो वाला पार्ट बोलिए वाला हाथ शून्य कर दिया हमारा,
शून्य कर दिया, समझ गया ना। हाँ, तो किसका यूज़ होता है आजकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए? ईथर। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बोले भाई एनेस्थेसिया के लिए किसका यूज़ करता है, बोल दिया, लिख दिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का तो यूज़ करते ही नहीं आजकल। किसका करते हैं? वो सीरियल में बस हो रहा है, और वो ओरिजिनल क्लोरोफॉर्म है नहीं, वो कोई भी लिक्विड रखा है, ऐसे दवाई दिखाई, ऐसे रुमाल में डाला और सुखा दिया, आदमी पट्ट से बेहोश हो गया। क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में 5-10 मिनट लगते हैं, ध्यान रखना, ये ऐसे कोई बेहोश होता नहीं। तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ईथर। इसका नाम कैसे होगा? अब इसका नाम जो है 2 पार्ट में होगा। कितने कार्बन है यहाँ पर? अब दोनों तरफ बराबर है तब तो कोई कहानी आती नहीं है, नहीं तो फिर कम कार्बन वाला पहले बोलना है प्रीफिक्स की तरह, ज़्यादा कार्बन वाला बोलना है सफिक्स की तरह, बीच में ऑक्सी लगाना है। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन, दैट इज़ ईथर। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं और टेम्परेचर 443 या उससे अबव होता है, यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वहाँ पर एल्कीन्स बनते हैं। बट इफ द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड एट 413 केल्विन यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4, तब यहाँ पर हमको ईथर्स बनते हैं। अच्छा, एक और कहानी में ट्विस्ट है कि भाई बोले अब 413 से 443 के बीच में क्या बनता है, ये बीच का क्यों छोड़ दिया? तो वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ क्वांटिटी में वहाँ ईथर ही बन सकता है, या फिर वहाँ पर एल्कीन्स भी बन सकते हैं। तो अच्छा है कि अगर हमको सारे एल्कीन्स बनाने हैं तो मेंटेन द टेम्परेचर अबव 443, और हमको अगर ईथर्स बनाने हैं तो मेंटेन द टेम्परेचर एट 413 कर लो। क्लियर?